राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं फिल्म उद्योग से कई सतहों पर जुड़े, वर्षों से जुड़े और फिल्म पत्रकार जयप्रकाश चौक से। बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी प्रोग्राम में। नमस्कार। अब जबकि फिल्मों मतलब भारत में पहली फीचर फिल्म को बने 100 बरस का अरसा पूरा हो चुका है, हम चाहते हैं आपके साथ कि आप जो शुरुआती जब से भारत में फिल्मों का कुछ उपक्रम शुरू हुआ होगा, तो आपकी नज़र में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया जाना ज़रूरी है? देखिए, भारतीय फिल्मों की कहानियों में इरफान साहब अक्सर ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिनको दर्शक और समालोचक इत्तेफाक मानते हैं कि ये कुछ इस तरह के इत्तेफाक हो गए जो जीवन में नहीं होते हैं। सच तो ये है कि भारतीय सिनेमा की जन्म की कहानी एक बहुत बड़े इत्तेफाक से जुड़ी हुई है कि 1870 में दादा फाल्के का जन्म हुआ है और 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। और आगे जाके मैं अपनी बात में बताऊंगा भी कि ये दोनों किस तरह से जुड़े हुए हैं। पर इत्तेफाक की बात मैंने इसलिए की कि फाल्के साहब ने 1902 में जादू की ट्रिक्स वगैरह भी सीखी हैं और बड़ौदा में नौकरी भी की है और वो आर्काइव डिपार्टमेंट के फोटोग्राफर भी रहे हैं और फोटोग्राफी में उनकी रुचि शुरू से थी। इसलिए वो जर्मनी उनको भेजा गया लिथो प्रिंटिंग के लिए। 4 कलर की लिथो प्रिंटिंग भारत में शुरू हुई थी। तो वो सारा ज्ञान जर्मनी से सीख के आए और उन्होंने लक्ष्मी आर्ट्स स्टूडियो खोला जिसमें राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स के लिथो प्रिंट्स बनाए जाते थे। और ये वही समय था जब भारतवर्ष में कैलेंडर आर्ट का भी जन्म हुआ था। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि जब उसमें खूब मुनाफा होने लगा और भागीदारों को काम समझ में आ गया कि करते कैसा, तो उन्होंने इस गरीब आदमी की छुट्टी कर दी। अब ये घर में तो बता नहीं सकते कि मेरी नौकरी चली गई है, झटका लगेगा। तो रोज सुबह 9 बजे खाने का डब्बा लेके निकल जाते थे और किसी बगीचे में समय व्यतीत करके 6 बजे घर आ जाते थे। ऐसे ही एक दिन वो एक बगीचे में अपना लंच कर रहे थे और कागज का एक अखबार का टुकड़ा उड़ता हुआ उनके पास आया जिसमें उन्होंने देखा कि लाइफ ऑफ क्राइस्ट नाम की फिल्म दिखाई जा रही है। फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड था तो फिल्म देखने के लिए चले गए। जब लाइफ ऑफ क्राइस्ट पर्दे पर चल रही थी तो फाल्के साहब के मन में विचार आ रहा था कि ये वो माध्यम है जिसमें कृष्ण का जीवन बताया जा सकता है। फिर उन्होंने आके पत्नी को बताया, पत्नी को ले गए फिल्म दिखाने, किस तरह कर्ज वर्ज उठा के लंदन गए और सारा इक्विपमेंट लेके आए वो। और वो जो पहली फिल्म बनाना चाहते थे वो कृष्ण के जीवन पे बनाना चाहते थे। पर लंदन में इक्विपमेंट खरीदते समय उनको माध्यम के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई और उनको लगा कि माध्यम की थोड़ी सी जानकारी के साथ मैं कृष्ण चरित्र को प्रस्तुत नहीं कर सकता। तब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का चुनाव किया जो समय का लोकप्रिय नाटक था कि इस पर फिल्म बनाना आसान होगा। और ये राजा हरिश्चंद्र का ही वो नाटक है जो गांधी जी ने 10 या 11 वर्ष की अवस्था में देखा था। शायद एक ही नाटक देखा था जीवन में और उसका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव था। तो ये इत्तेफाक है कि वो अखबार का टुकड़ा हाथ में आ गया, वो लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखा। और तो ये इस तरह, तो जिस इत्तेफाक का जिक्र आलोचक लोग अभी बुरी दृष्टि से करते हैं वो तो फिल्म के जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। जी। और 1913 में फिल्म प्रदर्शित हुई और वो सफल भी रही काफ़ी हद तक के। और फिर और कुछ लोगों ने पूंजी निवेश किया और दोबारा वो गए लंदन। इस बार गए थे प्रिंटों की ज़्यादा कॉपी बनाने की टेक्नोलॉजी लाने के लिए। लेकिन जब वो सब लेके लौटे तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया और ऐसी अफवाहें फैल गई कि बम्बई में बम्बार्डिंग हो सकती है। तो बम्बई के कई लोग पलायन करके छोटे शहरों में चले गए कि यहाँ बम्बार्डिंग हो जाएगी। तो वो फिल्म उद्योग एक तरह से ठप हो गया। पहले साल में जो उन्होंने 3 फिल्में बनाई थी उसके बाद 1914 में ये फिल्म उद्योग ठप हो गया। और फिर 1915 की 1 जनवरी को महात्मा गांधी भारत में लौटे हैं, लेकिन अपने गुरु गोखले के कहे अनुसार भारत के दर्शन पे निकल गए कि पहले मैं भारत को ठीक से देखूं समझूं। और फिर उन्होंने काशी विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह पे पहला पब्लिक भाषण दिया जिसमें पहला वाक्य उनका ये था कि भारतीय लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने हृदय से अंग्रेजों का भय मिटा दो। तो जो जनता भय के कारण घरों से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि सिनेमा का प्रदर्शन रात में होता था जी। सिनेमा घर तो सिर्फ बम्बई शहर में थे, लेकिन जो छोटे शहर थे
उसमें एक टेम्पररी तंबू लगा के सूर्यास्त के पश्चात रात में 8 बजे पहला शो होता था। तो गांधी जी के संदेश का सिनेमा को फायदा ये मिला कि 1918 के बाद सिनेमा को ज़्यादा संख्या में दर्शक मिले जो रात में आके देख सकते थे। जी। और फिर दूसरी महत्वपूर्ण घटना 1918 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का विचार किया, जो खिलाफत आंदोलन के विचार का ही एक हिस्सा है। तो असहयोग आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि देवकी बोस जैसा ब्रिलियंट छात्र, एमए फाइनल की परीक्षा नहीं दी उन्होंने कि मैं गांधी जी का आंदोलन का समर्थक हूँ, तो पिता ने उनसे कहा घर से निकल जाओ, तुम्हारा तो कैरियर बन जाता भाई। तो वो देवकी बोस वहाँ से निकल गए, कहाँ जाए। तो ये नई विधा आई थी, इसको समझने के लिए इससे जुड़ गए और समझ के उन्होंने फिर महान फिल्मों की रचना की है। तो प्रारंभ में 1913 से लेकर 1922 तक के जो 91 फिल्में बनी हैं, वो सारी की सारी फिल्में धार्मिक फिल्में हैं जी। सबके कथानक धार्मिक ही हैं, इसमें कोई भी सामाजिक फिल्म नहीं बनी है। फिर सामाजिक फिल्म का बनना भी एक इत्तेफाक है कि चंदूलाल शाह के पास एक आदमी आकर वितरा खा के 25,000 रुपये की रकम दे गया कि 3 महीने बाद ईद का त्यौहार है, मुझे एक मुस्लिम धार्मिक फिल्म बना के आप दे देना। चंदूलाल शाह को मुस्लिम धार्मिक फिल्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, उन्होंने उठा के गुण सुंदरी बना दी। वो वितरक आया, प्रदर्शक आया, उसने कल ईद है, ये क्या बना के दे दिया मुझे, मैं कोर्ट में केस करूँगा। तो उन्होंने कहा मैंने तो बना के दे दिया। तो ईद के त्यौहार पे गुण सुंदरी फिल्म रिलीज हुई। तो फिल्म इंडस्ट्री में कितने इत्तेफाक जुड़े हुए हैं, इसके डेवलपमेंट में लगातार इत्तेफाक जुड़े हुए हैं। जो शुरुआती दर्शकों की बात आपने कही, जिसमें आपने गांधी जी के साथ ज़्यादातर अपनी बातचीत का हिस्सा आपने गांधी जी, स्वतंत्रता आंदोलन, इसके साथ जोड़कर इस ट्रेंड को समझने की कोशिश की। हम ये देखते हैं कि ठीक है कि पितामह के रूप में हम दादा साहब फाल्के का जिक्र करते हैं, कई ऐसे नाम छूट जाते हैं इस क्रम में जिनका शायद उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। क्या कहते हैं आप? नहीं, है ना, कुछ लोगों का ये मानना है कि राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म नहीं है। पुंडलिक जो नाटक का फिल्मांकन किया गया था वो 1911 में रिलीज हो चुकी है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसको फिल्म इसलिए नहीं माना गया कि एक नाटक चल रहा है और कैमरे में उस नाटक को कैद किया गया, तो वो चलते हुए नाटक को फिल्मांकन किया गया, इसलिए उसको फिल्म नहीं माना गया। और राजा हरिश्चंद्र को फिल्म माना गया क्योंकि वो फिल्म की तरह बनाई गई है, फिल्म की तरह बनाई गई है। अब क्या है साहब कि इस बीच में 1918 में गुजरात के द्वारकादास संपत, जिन्होंने पहली फिल्म में भी आंशिक पूंजी लगाई थी दादा फाल्के की और फिल्मों में उनकी रुचि थी, तो उन्होंने भी एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम है महात्मा विदुर। लेकिन उन्होंने क्या किया कि महाभारत की कहानी तो ली विदुर की, लेकिन अपने विदुर को उन्होंने गांधी जी जैसा गांधी जी की तरह प्रस्तुत किया, वैदिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। और इतना ही नहीं, लोकमान्य तिलक के जो सहयोगी थे भालचंद्र पेड़ारकर, जो केसरी के उपसंपादक भी थे, वो भी फिल्मों में आके जुड़े। उनके भाई बाबूराव पेंटर भी फिल्मों से आकर जुड़े। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि गांधी जी के अकेले का ही ये प्रभाव रहा है, लेकिन बहुत से लोग उस समय इस नई विधा के जादू में बन के इससे जुड़े हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद बातचीत जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे फिल्म उद्योग से लंबे समय से जुड़े हुए और फिल्म पत्रकार जयप्रकाश चौकसी के साथ। मेरा इरफान साहब, मुझे आज इस बात का अचंभा और दुख है, वो ये है कि प्रारंभिक वर्षों में जो साहसी कथाएं हमारे फिल्मकारों ने बनाई है और दर्शकों ने बेहद जिनको पसंद किया, आज उन्हीं कथाओं पर हम फिल्म इस भारत में नहीं बना सकते। इतना असहिष्णु ये भारत हो गया। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। हमारे साथ हैं जयप्रकाश चौकसी, जो कि लंबे समय से फिल्म पत्रकार हैं और फिल्म उद्योग से कई सतहों पर जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, हमको बताइए कि अगर दर्शकों से ही आगे बढ़ें तो जहाँ तक हमने ब्रेक से पहले बातें की थी, उससे आगे आपको कौन सी मुख्य प्रवृत्तियाँ फिल्म इतिहास में दिखाई देती हैं? देखिए, फिल्म जो विधा है ये साइंस की देन है। मशीन से जन्मी हुई एकमात्र कला विधा फिल्म है। तो जब
1895 में पेरिस में पहला शो सिनेमा का हुआ, लुमियर ब्रदर्स ने किया। तो बहुत बड़े होटल में ये भी एक इत्तेफाक है कि उन्होंने इंडिया सलून नाम के कक्ष को चुना, ये भी एक इत्तेफाक है। हाँ, लेकिन जो पहला प्रदर्शन हुआ उस समय उस हॉल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को ये कल्पना नहीं थी कि सबसे अधिक फिल्म बनाने वाला देश भारत होगा या सबसे अधिक दर्शक संख्या भारतीय लोगों की होगी। ये तो उस समय किसी को कल्पना नहीं थी, क्योंकि विज्ञान के द्वारा पैदा किया हुआ ये माध्यम है और भारत में कभी भी आम व्यक्ति का नज़रिया वैज्ञानिक नहीं रहा है, क्योंकि भारत का जो आम सामूहिक जनमानस है वो धार्मिक आख्यानों के रेशों से बुना हुआ है। तो भी फिल्म विधा साइंस की कोख से जन्म लेने के बाद भी भारतवर्ष में लोकप्रिय केवल इसलिए हुई कि ये कथा कहने का माध्यम है। हमारा पहला प्रेम कथा से है। ये दिलचस्प मोड़ है। यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि तब इसमें और क्या दिखाया क्या जा रहा था? नहीं, वो तो सारी वही कथाएं बनाई जा रही थी जिसकी जानकारी आम जनता को बरसों से थी। चाहे वो धार्मिक आख्यान हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म से लिए गए हो, लेकिन धार्मिक आख्यान ही बनाए जा रहे थे जो कथा परिचित थी। क्योंकि कथा कहने में अगर कोई चूक भी रह जाए तो दर्शक जानता था। तो मैं खास पॉइंट ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब ध्वनि नहीं थी और दुनिया के बाकी सब देशों में भी ध्वनि नहीं थी, हॉलीवुड में 1927 में जॉर्ज सिंगर से ध्वनि का आगमन हुआ है, हमारे यहाँ 31 से हुआ है। लेकिन भारत में एक अनोखी चीज़ हुई है जो दुनिया के किसी देश में नहीं हुई है कि छोटे शहरों में जब फिल्म दिखाई जाती थी, साइलेंट फिल्म दिखाई जाती थी, तब पर्दे के सामने एक छोटा सा पिट होता था, गड्ढा सा, उसमें कुछ वादक हारमोनियम, बांसुरी और सितार लेके बैठते थे और दर्शक देखते जाते थे और वो संगीत बनाते जाते थे। तो पार्श्व संगीत के जन्म के पहले भारत में पार्श्व संगीत आ गया एक तरह से। तो ध्वनि के वैज्ञानिक ढंग से आगमन के पूर्व भी हिंदुस्तानी सिनेमा में ध्वनि इस तरह से आ चुकी है, एक लाइव साउंड की। देखिए हमारा पूरा हिंदुस्तानी सिनेमा का जो गढ़ना है वो उन लोगों ने गढ़ा है जिन्होंने विधिवत इस शास्त्र की शिक्षा नहीं ली है। देख कर, सुनकर, समझ कर, गलती कर करके सीखते रहे और फिल्मकार बनते रहे। पहला इंस्टीट्यूट तो हमारे यहाँ 61 में बना है, पूना इंस्टीट्यूट, लेकिन उसके पहले तो हम 5000 फिल्में बना चुके थे। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि विधा के शास्त्रीय अध्ययन जिन लोगों ने नहीं किया था वो फिल्म बना रहे थे, और जो लोग देख रहे थे उन्होंने भी फिल्म एप्रिसिएशन का कोई कोर्स नहीं किया था। तो ये अनपढ़ एक तरह से लोगों ने, दर्शक भी अनपढ़ और बनाने वाले भी, कमाल का सिनेमा गढ़ा है, मास्टरपीस फिल्म बनी उस जमाने में। तो इस तरह से जब एक शैशव काल जिसे कहते हैं, उसके बाद जब सिनेमा थोड़ा चलने लगा, दौड़ने लगा, तो क्या प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं इसमें? वो चलना, दौड़ना और बोलना, इस सब के साथ भारतीय सिनेमा क्षेत्रीय हो गया। जैसी ध्वनि आई, दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं में फिल्म बनने लगी, लाहौर में पंजाबी भाषा में फिल्म बनने लगी, कलकत्ता में बंगाली में फिल्म बनने लगी। तो जब तक ये मूक था ये राष्ट्रीय सिनेमा था, लेकिन ध्वनि के आने के बाद ये क्षेत्रीय हो गया है। तो जैसा भारत का स्वरूप है कि विविधता के बीच में एकता है, वैसा ही इसके सिनेमा का भी स्वरूप है। लेकिन ये बात गौरतलब है कि अंग्रेजों ने सेंसरशिप एक्ट लागू किया 18 में, जबकि वो अपने देश में सेंसरशिप एक्ट 14 में लागू कर चुके थे। अपने गुलाम देश में उन्होंने 18 में लागू किया। पर उस सेंसरशिप की एक ही धारा इम्पोर्टेंट थी कि ऐसा कोई संदेश ना जाए कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो। और हमारे फिल्मकारों ने इस सेंसरशिप के एक्ट के होते हुए भी आंखों में धूल झोंक के देशभक्ति की फिल्में बनाई हैं। मूक सिनेमा के दौर में भी बनाई है, वंदे मातरम आश्रम फिल्म बनी है महाराजी पेडार करके, उदयकाल बनाई है शांताराम जी ने। तो ये प्रवृत्ति देशभक्ति की जुड़ी रही है। और ध्वनि के आने के बाद भी देखिए, हरिजन के प्रकाशन में कुछ कथाएं हरिजनों के बारे में, कुछ सत्य गांधी जी ने जनता के सामने रखे, और बॉम्बे टॉकीज ने अछूत कन्या फिल्म बना दी, उन्हीं आदर्शों को लेके अछूत कन्या बना दी उन्होंने। चंडीदास क्या है, मेरा इरफान साहब, मुझे आज इस बात का अचंभा और दुख है, वो ये है कि प्रारंभिक वर्षों में
जो साहसी कथाएं हमारे फिल्मकारों ने बनाई है और दर्शकों ने बेहद जिनको पसंद किया, आज उन्हीं कथाओं पर हम फिल्म इस भारत में नहीं बना सकते। इतना असहिष्णु ये भारत हो गया है। देवकी बोस की चंडीदास की कहानी क्या है कि एक धोबन कपड़े धो रही है, कपड़े धोने के बाद वो स्थिर पानी में अपनी छवि देख रही है, उधर से ब्राह्मण चंडीदास आते हैं और उनकी छवि भी उसी जल में पड़ रही है। दूसरे किनारे में एक उद्दंड बच्चा पत्थर फेंकता है, लहरें मिल जाती हैं तो छवियाँ गड़बड़ हो जाती है आपस में। एक काव्यात्मक दृष्टिकोण, और पहले ही दृश्य में पूरी फिल्म की कहानी कह दी है कि ये ब्राह्मण और धोबन के प्रेम की कहानी है, अछूत कन्या। हाँ, उसके बाद हमने 1959 तक तो बर्दाश्त किया, सुजाता बना ली विमल रॉय ने। हाँ, लेकिन आज के भारत में 2013 में आप हिंदू मुस्लिम प्रेम कथा बनाए या हरिजन और सवर्ण की प्रेम कथा बनाए तो भारत बर्दाश्त नहीं करता है। अछूत कन्या आप नहीं दोहरा सकते। हाँ, या नितिन बोस की भारत माता नहीं बना सकते आप आज। तो 1913 से लेके 47 तक, बल्कि 64 तक, नेहरू की मृत्यु तक के भारतीय सिनेमा में साहसी विषय बनाए गए हैं जो देश की अखंडता, एकता और जो हमारे स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत हैं उनको प्रतिपादित करती रही हैं। आज जब हम ज़्यादा आज़ाद हो गए, टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित हो गई है और दर्शक संख्या भी बढ़ गई है और सिनेमा दिखाने के तरीके भी बहुत विविध हो गए, तब हमारे दर्शक भी असहिष्णु हो गए और इसलिए फिल्मकार भी हिम्मत नहीं करते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा दुख देता, सालता है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जयप्रकाश चौकसी के साथ। बाजीगर फिल्म में एक डायलॉग है, हारी भी बाजी को जो पलट दे उसको बाजीगर कहते हैं। बहुत स्टूपिड बात है यार। बाजीगर ट्रिक्स्टर को कहते हैं, हारी बाजी जीत में बदलने वाले को साहसी आदमी कहते हैं। यह गलत बात बोली गई है, लेकिन तारीफ है, वो डायलॉग दोहराया जाता है। फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में आप हैं आज जयप्रकाश चौकसी के साथ, जो कि जाने माने फिल्म पत्रकार और फिल्म विधा से वर्षों से जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, हमको बताइए कि कोई ख़ास चीज़ जो दुनिया के सिनेमा से हमारे सिनेमा को अलग करती हो, वो आपकी नज़र में क्या है? जब हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी तो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आके इस नई विधा से जुड़े, क्योंकि इस विधा का जादुई आकर्षण तो है। जहाँ जहाँ कस्बों में, छोटे शहरों में फिल्मों का प्रदर्शन हुआ है, कई लोगों ने रुचि लेके वो बम्बई, चेन्नई, लाहौर की तरफ भागे, कलकत्ता की तरफ भागे जहाँ फिल्में बनती थी। तो जब अनेक भाषाओं के लोग, अनेक क्षेत्रों के लोग इस विधा से जुड़े तो सवाल ये उठा कि इस विधा में रोज की व्यवहार की भाषा क्या रखी जाए। तो वो दो कारणों से अंग्रेजी रखी गई। एक तो सारी टेक्नोलॉजी की किताबें अंग्रेजी में थी, कैमरा कैसे चलाना उसके इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखे हैं, साउंड का भी है, और अलग अलग क्षेत्रों के लोग आए हुए हैं। तो ये तय किया गया कि हम अंग्रेजी भाषा में पटकथा लिखेंगे और सारे व्यवहार की भाषा अंग्रेजी ही होगी। तब जब हिंदी की फिल्में बन रही हैं और अंग्रेजी में पटकथा लिखी है, तब ये तय हुआ कि वो संवाद के लिए एक आदमी रखेंगे जो ट्रांसलेट करेगा। डायलॉग इंग्लिश में लिखा हुआ है, संवाद एक अलग आदमी लिखेगा। और हिंदुस्तानी सिनेमा एकमात्र सिनेमा है जहाँ संवाद लेखक का क्रेडिट अलग आता है। पूरी दुनिया में स्टोरी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले रिटन बाय सो एंड सो या अडॉप्टेड फ्रॉम द नॉवेल, ओरिजिनल अडॉप्टेशन फ्रॉम सो एंड सो आता है। हिंदुस्तानी सिनेमा में एक नया क्रेडिट आया डायलॉग राइटर का। अब क्या हो गया, ये जो डायलॉग राइटर अनुवाद करने के लिए आया, इसने ठीक से अनुवाद नहीं किया और मूल कथा का लेखक जो कहना चाहता है वो उससे कुछ अलग बात भी है। फिर ये संवाद लेखक को अपनी रोजी रोटी पकानी थी, तो ये निर्माता को प्रभावित भी करता था कि हुजूर वाला उन्होंने तो ठीक नहीं किया, इसको मैंने दुरुस्त कर दिया। तो ये हिंदुस्तानी सिनेमा में बाद में जाके अभिशाप बन गया है कि एक साथ एक क्रिएटिव ऑर्गेनिक वर्क एक आदमी करना होते हुए टीम का हो गया, 5 लोग 6 लोग मिल के लिख रहे हैं। और जैसे जैसे सिनेमा आगे महंगा होता गया, ये राइटर्स की टीम बढ़ती गई है और इसमें सिनेमा का नुकसान होता गया है कि आप पूरी दुनिया के किसी भी देश में साहब
ये स्क्रिप्ट और डायलॉग अलग नहीं है। मसलन एक जर्मन अत्याचार की फिल्म है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में दुष्ट आदमी है जो जिसको लोगों को मारने पीटने में मजा आता है, बहुत मारता है वो, और आज उसका जन्मदिन है, तो उसने घोषणा की कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा सही उसको मैं आज आज़ाद कर दूंगा। तो एक बुढ़ा आदमी जो लगभग मरा हुआ है उसके सामने आया, तो इसने कहा कि देखो जर्मन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एडवांस है, मेरी एक आँख पत्थर की है, बताओ असली कौन सी है और पत्थर की कौन सी है। तो उसने कहा बाई आँख आपकी पत्थर की है। तो उसने कहा इतनी जल्दी तूने सही कैसे बता दिया। तो उसने कहा हुजूर उसमें कुछ इंसानियत अभी बाकी है। अब मुझे आप बताइए ये डायलॉग को आप इस दृश्य से अलग करके क्या बनाएंगे। बिल्कुल। हाँ, जैसे दीवार में शशि कपूर का कहना है मेरे पास माँ है, क्या वो स्क्रिप्ट का डायलॉग अलग है, सीन अलग लिखा गया है। तो हिंदुस्तान के सिनेमा के प्रारंभिक काल में ये जो संवाद लेखक का एक अलग पद बना, उसने फिल्म की ऑर्गेनिक विधा को, ऑर्गेनिक राइटिंग के ऑर्गेनिक मिजाज को तोड़ा है। और फिर बाद में तो ऐसे ऐसे डायलॉग राइटर हुए हैं जो ताली बजाओ डायलॉग लिखने के लिए मशहूर हो गए, जैसे कादर खां और भी कई लोग हुए हैं, इंदिरा जानन, कादर खां, इंदिरा जानन, कि भाई ऐसा कोई डायलॉग होना चाहिए कि ताली बजे। और ये अभी तक चल रहा है। वो बाजीगर फिल्म में एक डायलॉग है, हारी भी बाजी को जो पलट दे उसको बाजीगर कहते हैं। बहुत स्टूपिड बात है यार, बाजीगर ट्रिक्स्टर को कहते हैं, हारी बाजी जीत में बदलने वाले को साहसी आदमी कहते हैं। यह गलत बात बोली गई है, लेकिन तारीफ है, वो डायलॉग दोहराया जाता है। अब जब शोले हिट हुई है, ओ रे सांबा, इसको डायलॉग माना गया, इसमें डायलॉग क्या है भाई, वो एक आदमी को बुला रहा है ओ रे सांबा। हाँ, तो ताली बजने वाले डायलॉग कहे जाए, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्मों में हर रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, वो कुछ कहने की, वो दृश्य उस तरह की बात करने का नहीं है, लेकिन हीरो की हीरोगिरी के लिए एक संवाद की आवश्यकता है। तो एक्सपर्ट होगा इसके, बल्कि इसको कहानियों की जो सिटिंग होती है राइटर्स की, इसको क्लैप ट्रैप कहते हैं। अरे ये दृश्य तो बन गया, लेकिन इसमें क्लैप ट्रैप कहाँ है। ये तो एक हो गया, ये अपने पटकथा की तरफ ध्यान दिलाया। फिल्मी गाना भी शायद कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब हम लोगों की फिल्मों का, इस पर आपने कैसे। देखिए दुनिया के किसी भी देश में इस तरह से गाने नहीं होते जैसे हिंदुस्तानी सिनेमा में होते हैं। हॉलीवुड में अगर वो ऑपेरा बनाते तो ऑपेरा ही है, पूरा का पूरा मामला वर्स फॉर्म में है। हिंदी सिनेमा में जैसी ध्वनि आई साहब जी, ध्वनि के आते से गानों का इस्तेमाल हुआ, और एक इंद्र सभा फिल्म बनी थी, उसमें 71 गाने थे, 71 सॉन्ग। मैंने आदमी डायलॉग बाद में बोलता होगा, पहले गाना गाता होगा, इस तरह कुछ समा रहा होगा। और शुरू में तो एक्टरों को खुद गाना पड़ता था, अशोक कुमार ने, बन डोलू ने खुद गाया है, लेकिन जब इत्तेफाक से पार्श्व सिंगिंग डिस्कवर कर ली गई और दूसरा आदमी गाएगा आपका और आप सिर्फ ओंठ हलाएंगे, तो सारा मामला बहुत अवास्तविक हो गया। जो रियलिज्म है सिनेमा का उसको गाना तोड़ता है। लेकिन हिंदुस्तानी समाज में और जीवन में गीत संगीत का इतना महत्व है कि हिंदुस्तानी सिनेमा की पहचान ही गाने बन गए। तो पहले तो पश्चिम के आलोचकों ने इस बात पे बड़ी नाराज़गी जाहिर की कि ये क्या है, पल छिन को गाना शुरू हो जाता है। लेकिन बाद में उन्होंने ये महसूस किया कि गानों के माध्यम से भी कथा को आगे बढ़ाया गया है। यही कारण है कि संजय लीला भंसाली की देवदास के पिक्चराइजेशन देख के पेरिस के एक ऑपेरा कंपनी ने उनको ऑपेरा डायरेक्ट करने के लिए बुलाया, और शिकागो नाम का जो ऑपेरा बना है फिल्म, उसके ऊपर हिंदुस्तानी सिनेमा का ये गानों का असर दिखाई देता है। और हिंदुस्तानी सिनेमा में जो गीत संगीत है सर इरफान साहब जी सर, उसका स्वर्ण युग माना जाता है 47 से 64 तक, जिसको अगर आप पॉलिटिक्स के लिहाज से कहना चाहे तो वो सिनेमा में नेहरू का युग है, नेहरू का युग है। वो समाजवाद, वो आशावाद, और सारे साहित्यकार भी वही जुड़े थे। हाँ, सादर हसन मंटो, कृष्णचंद्र, PWA और IPTA के हाँ, ये सब इफ्ता के लोग ही जुड़े हुए थे। इफ्ता से ही शैलेंद्र आए थे फिल्मों में। तो ये गानों में कुछ ऐसा माधुर्य है, ऐसी मेलोडी बनी है और ऐसे सार्थक बोल लिखे गए हैं कि लोग फिल्म भूल जाते हैं, गाना नहीं भूलते। हजारों लाखों लोगों के एकांत में उनका मन बहलाने और आशा का संचार करने का काम हिंदी सिनेमा के गीतों ने किया है। अब बिल्कुल आखिर में चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे जयप्रकाश जी कि
फिल्में ना होती तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बिजनेस से अलग क्या कमी होती? मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी इस कदर बोरिंग होती, इस कदर अर्थहीन और सारीन होती, शायद मैं खुदकशी कर लेता। मेरे जीवन को तो अर्थ सिनेमा ने दिया है। मैंने लिटरेचर में एमए किया है, लिटरेचर पढ़ाया है, नौकरी भी की है, लेकिन मेरे को जीवन में एक अच्छा इंसान और बेहतर संवेदनशील पाठक सिनेमा ने बनाया है। मैं सरेआम ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी आज है वो भारतीय सिनेमा का दिया हुआ है, और दर्शक के नाते ही लिया हुआ है। दर्शक के नाते ही मैंने लिया हुआ है, और हो सकता है मेरे जैसे अनेक लोग होंगे, अनेक लोग होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। ये थे जाने माने फिल्म पत्रकार और लेखक जयप्रकाश चौक से। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।